तो हम लोग बात करने वाले थे आपका सेक्शन 223, जो अब सेक्शन 246 ये कहलाएगा। क्या कहता है? निम्नलिखित व्यक्तियों पर एक साथ आरोप लगाया जा सकेगा और उनका एक साथ विचारण किया जा सकेगा। अभी तक हम लोगों ने देखा था कि 219, 220 उसमें जो शब्दावली प्रयोग हो रही थी, उस शब्दावली के मुताबिक जो अपराध का कर्ता था वो एक ही था और एक व्यक्ति पर जब विभिन्न अपराधों के लिए वो सुभिन्न है, सुभिन्न नहीं है, लेकिन भिन्न भिन्न अपराध, ये भी सुभिन्न, अगर अपराध सुभिन्न भी हैं तो पहले उन्हें भिन्न भिन्न होना होगा, उसके बाद ही वो सुभिन्न हो सकता है। तो मसला चाहे सुभिन्न अपराधों का हो चाहे भिन्न भिन्न अपराधों का हो, अगर एक व्यक्ति पर एक विचारण में हम एक से अधिक अपराधों का आरोप लगाकर उसका विचारण करना चाहते हैं तो 219 और 220 की स्थिति, इसका पालन हमें करना होगा। 219 में हम लोग देख रहे थे कि ऑफेंस डिस्टिंक्ट थे, किंतु एक वर्ष में कितने? 5, इससे 5 से अनधिक एक ही व्यक्ति के द्वारा किए गए थे, चाहे एक ही वस्तु या व्यक्ति के विरुद्ध या अनेक व्यक्तियों और वस्तुओं के विरुद्ध, लेकिन एक वर्ष की अवधि में 5 जो अपराध किए गए थे उनके एक साथ विचारण के लिए सहूलियत ये लेजिस्लेचर के द्वारा दी गई थी। लेकिन 219 या उसमें 23 जोड़ के वर्तमान की धारा ले लें तो उसकी भाषा ये कह रही थी कि अपराध का कर्ता एक ही होना चाहिए। अगर एक से अधिक व्यक्तियों के ऊपर एक साथ 5 अपराध एक वर्ष की अवधि में किए जाने की दशा में हम संयुक्त रूप से उन पर आरोप लगाकर एक विचारण में करना चाहें तो 219 उसकी इजाजत नहीं दे रही थी। ये 219 प्लस 23 बीएनएसएस उसकी इजाजत नहीं दे रही थी। और 220 जब एक काम के माध्यम से, जब एक संव्यवहार में एक से अधिक अपराध किए गए तो अगर एक अपराध का कर्ता था तो उसके ऊपर हम 220(1) और 220(2), 220(3), 220(4) उनकी दशाओं में आरोप लगा सकते थे और विचारण कर सकते थे। लेकिन अपराध का कर्ता एक ही होना चाहिए, कर्ता 2 नहीं हो सकते। और बीएनएसएस की बात करेंगे तो 220 प्लस 23 कर लेंगे, 243 हो गया। उसके बाद हम लोगों ने 244 यानी 221 की पोजीशन देखी थी। 221 की पोजीशन यह बता रही थी कि कब ऐसा हो सकेगा कि आरोप लगा ही नहीं और व्यक्ति को दोषित किया जा सकेगा या उस पर आनुकल्पिक आरोप भी लगाए जा सकते हैं। 221(1) और 221(2), ठीक है, 2 सबसेक्शन आए थे। 245 या 222 उसमें जो पोजीशन हम लोगों ने देखी थी उसमें जो आरोप लगाया गया था उसकी समस्त विशिष्टियां साबित नहीं हो पाई थी। आरोप के जितने स्पेसिफिकेशंस थे सारे के सारे साबित नहीं हुए थे, लेकिन इतने स्पेसिफिकेशन साबित हुए थे कि उन्होंने साबित अपराध को आरोपित अपराध के अंतर्गत आने वाला छोटा अपराध यह बना दिया था। और उसके लिए यद्यपि छोटे अपराध के लिए कोई आरोप नहीं लगाया गया था, लेकिन दोष सिद्ध कर देने की व्यवस्था यह की गई थी। तो 219 प्लस 23 डिस्टिंक्ट ऑफेंसेस को एक साथ आरोप लगाकर विचारित करने की सुविधा यह न्यायालय को दे रही है। 220 ऐसे अपराधों को
जो विधि की दो भिन्न धाराओं में आने वाले अपराध हैं, उन दोनों के लिए आरोप लगाकर विचारित करने की सुविधा ये दे रही है। आपने दो भिन्न अपराध किए और उनसे मिलकर एक और भिन्न अपराध बन गया, उसके लिए आरोप लगाकर विचारित करने की सुविधा ये दे रही है। धारा 219 सबसेक्शन 2 की जो स्थिति है उसमें संपत्ति के आपराधिक न्यासभंग या संपत्ति के आपराधिक दुर्विनियोग, इसको जस्टिफाई करने के लिए, इसको छिपाने के लिए जो लेखाओं के कूटकरण का अपराध किया गया है उसके एक साथ विचारण की सुविधा दे रही है। और 220 सबसेक्शन 1 वो आपने देखा ही था, एक ही समय बाद एक से अधिक आपराधिक कृत्य एक ही व्यक्ति के द्वारा किए गए। और जहां तक 221 222 इसका सवाल था, तो 221 222 उन दशाओं की बात कर रही थी जब इनफैक्ट जिसमें दोष सिद्ध हम करेंगे उस अपराध का आरोप ही व्यक्ति पर नहीं लगाएंगे। भाई 221 222 तो ये सुविधा दे रही थी, 221 सबसेक्शन 2 और 222 यही सुविधा दे रहा था। 221 सबसेक्शन 1 आनुकल्पिक आरोप लगाने की सुविधा ये दे रहा था, ठीक है ना। लेकिन सब जगह एक की बात हुई थी, अपराध का कर्ता कितना होना चाहिए, एक। और एक अपराध को करने में एक से अधिक व्यक्तियों की सहभागिता यह भी हो सकती है। और अगर एक से अधिक व्यक्तियों की सहभागिता एक अपराध को करने में है और सबके लिए हम पृथक पृथक विचारण चलाएं सारे व्यक्तियों के लिए, तो पहली बात तो इस बात की संभावना हो जाएगी, संभावना इसको हम नहीं नकार सकते। यद्यपि यह भी हो सकता है कि संभावना काम न करे, लेकिन संभावना इस बात की रहेगी कि सारे व्यक्तियों के विचारण अलग अलग अदालतों में चलने शुरू हो जाएं और प्रत्येक व्यक्ति की अपनी समझ होती है, वो साक्ष्य का जो मूल्यांकन करेंगे वो अपनी अपनी समझ के मुताबिक करेंगे। तो एक ही मुकदमे में एक ही घटना के अभियुक्त भिन्न भिन्न प्रकार के निर्णयों को प्राप्त करेंगे, इसकी संभावना बन जाएगी। उनमें से कुछ गलत हो सकते हैं, कुछ सही हो सकते हैं, सब सही हो सकते हैं, लेकिन एक गड़बड़ की गुंजाइश ये रहेगी। और इसके अलावा साक्षियों को, उन्हीं साक्षियों को बार बार हमें परीक्षित कराना पड़ेगा, क्योंकि साक्ष्य तो समान होगा, घटना तो एक ही है, एक ही समय एक ही स्थान पर घटी है। तो ऐसी दशा में कानून की प्रक्रिया, इसका दुरुपयोग यही होगा, इसे अब्यूज ऑफ प्रोसेस, इसके अलावा और कुछ नहीं कहा जा सकता। और ये किसी भी पक्षकार के हित में नहीं है, न तो राज्य के हित में, क्योंकि राज्य के हित में यही है कि कम से कम संसाधनों का उपयोग होकर जल्द से जल्द निर्णय आए और निर्णयों में एक रूपता, यह भी राज्य के हित में है। क्योंकि स्थिति क्या रहेगी, अगर निर्णयों में एक रूपता नहीं हुई तो किसी न किसी के साथ तो अन्याय हो ही रहा होगा, और किसी के भी साथ होने वाला अन्याय ये राज्य के लिए तो ठीक नहीं होगा। तो इसलिए जरूरी यह है कि अगर एक आपराधिक कृत्य को करने में एक से अधिक व्यक्तियों ने भाग लिया है तो उन सबका विचारण एक साथ करने की व्यवस्था यह प्रक्रिया विधि में होनी ही चाहिए। और अगर नहीं है तो इस प्रक्रिया को एक उचित और सम्यक प्रक्रिया यह नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वही बात है, आप चाय में चीनी कम डालोगे तो बढ़ाई जा सकती है, लेकिन अगर ज्यादा डाल दी तो घटाई नहीं जा सकती। ठीक है, एक से अधिक अभियुक्तों के जो एक ही आपराधिक कृत्य को करने के दोषी हैं या एक ही आपराधिक कृत्य को करने के लिए आरोपित, अगर उनका किसी कारण से एक साथ विचारणा करना ठीक न हो, क्योंकि दो आ रहे, तीन आ ही नहीं रहे,
ठीक है ना, किसी भी कारण से दो को पुलिस ने निकाल दिया। जब साक्ष्य आया तब उन दो का नाम साक्षियों ने लिया, लेकिन लोक अभियोजक उन्हें तमीज़ नहीं थी, या कार्य की अधिकता के कारण वो ये देख ही नहीं पाए कि हमें इन अभियुक्तों को शेष अभियुक्तों के साथ विचारित करने के लिए प्रार्थना पत्र देना चाहिए था। तब तक निर्णय की तिथि आ गई। अब इन अभियुक्तों को आहूत करने के लिए न्यायालय ने आदेश कर दिया, तो इनके बारे में विचारण फिर से चलेगा। तो जरूरी यह है कि जिनका मामला बिल्कुल विचारित हो गया उनका डिसाइड हो, इनका बाद में चलता रहे। तो कभी कभी यह संभव है कि एक ही घटना के एक से अधिक अभियुक्त एक साथ विचारित करने की दशा में नुकसान हो बजाय फायदे के, यह संभव है। लेकिन सामान्य तौर पर नॉर्मली एक आपराधिक घटना में जितने लोगों ने भाग लिया उन सबको एक साथ विचारित करना ही ठीक होगा। और अगर प्रक्रिया में हम इस ढंग का प्रोविजन रखेंगे ही नहीं कि एक घटना में एक से अधिक व्यक्तियों ने अगर भाग लिया है तो उनका एक साथ विचारण किया जा सकता है, एक साथ आरोप लगाकर, अगर हम प्रक्रिया में यह चीज रखेंगे ही नहीं तो जब इसकी जरूरत होगी कि हम एक से अधिक व्यक्तियों को एक विचारण में आरोप लगाकर विचारित करें तो आखिर प्रक्रिया तत्काल तो बन नहीं जाएगी, क्योंकि प्रक्रिया इसे बनाने के लिए तो संसद का सत्र चाहिए, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन, फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर और फिर बहुत सारी फॉर्मेलिटीज हैं जो होनी चाहिए। इसके बजाय अगर हम प्रोविजन ऑलरेडी रख दें प्रक्रिया में कि अगर एक घटना में एक से अधिक अभियुक्त हैं तो उन सबका विचारण एक साथ एक ही मुकदमे में एक साथ आरोप लगाकर किया जा सकेगा, और न्यायालय को यह शक्ति दे दें कि जब कभी ऐसे व्यक्ति जिन्होंने एक साथ किसी अपराध में भाग लिया है उन्हें एक साथ विचारित करने से नुकसान होने लगे तो उन्हें न्यायालय अपनी इच्छा से अलग अलग विचारित किए जाने का आदेश पारित कर सके। अगर प्रक्रिया हम ऐसे बना दें तो यह प्रक्रिया सर्वाधिक ठीक प्रक्रिया कहलाएगी। ऐसा ही होना चाहिए। तो आपका जो कुछ ठीक है वही किया गया है। आप 223 की भाषा देखेंगे, यानी 246, 223 प्लस 23 इक्वल टू 246 वर्तमान में बीएनएसएस और पुरानी सीआरपीसी की 223 क्या कहता है, किन व्यक्तियों पर संयुक्त रूप से आरोप लगाया जा सकेगा। जा सकेगा मीनिंग देयर बाय इनेबलिंग प्रोविजन है, सामर्थ्यकारी उपबंध है। न्यायालय चाहे तो ऐसे व्यक्तियों पर एक साथ आरोप लगा सकेगा, बाध्यता नहीं है, करे ही ऐसा। जनरल जो लॉ है वो तो कहां है, 218 में, प्रत्येक सुभिन्न अपराध के लिए अलग विचारण, प्रत्येक व्यक्ति का अलग विचारण हो, यह सबसे अच्छी बात है। लेकिन हमेशा यह अच्छी बात ये भी नहीं होगी, इसलिए न्यायालय को ताकत दी, न्यायालय को डिस्क्रिप्शन दिया, विवेकीय शक्ति दी कि न्यायालय ये तय करे कि जो व्यक्ति हैं उन्हें एक साथ विचारित हमें करना चाहिए या उन्हें एक साथ विचारित नहीं करना चाहिए। न्यायालय अगर उचित समझेगा किसी विशेष मामले में, ठीक मानेगा, तो फिर संयुक्त विचारण यह कर लेगा, और ठीक नहीं मानेगा तो संयुक्त विचारण नहीं करेगा, क्योंकि चीजें ठीक हैं या चीजें ठीक नहीं हैं इनके बारे में लोकतांत्रिक तरीका नहीं अपनाया जाता। ठीक है, लोगों के लोक मत से यह तय नहीं होगा कि क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है।
क्योंकि अगर लोकमत से यह तय हुआ कि क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है, तब तो ईसा मसीह को फांसी मिलती है और सुकरात जहर पीते हैं। ठीक है, घटना, इसका रिजल्ट ये तय करेंगे कि क्या ठीक है। जो ठीक है उसे भले ही एक भी आदमी ना कह रहा हो, लेकिन इसके बाद भी जो ठीक है उसे माना ही जाएगा। और ठीक क्या है, इसे निर्धारित करने का हक हमेशा किसके पास होना चाहिए? विवेकशील मनुष्य के पास, युक्ति संगत मनुष्य के पास, जो लोकमत से प्रभावित न हो, जो इससे प्रभावित न हो कि कितने लोग कितनी बात को ठीक बता रहे हैं, इससे प्रभावित न हो। क्योंकि लोकतांत्रिक पद्धति से सत्य का निर्णय नहीं होता। ठीक है, सत्य का निर्णय इस बात से होता है कि उसके किए जाने से क्या जो स्थिति है वो कल्याणकारी और सुंदर बन रही है। अगर उसके किए जाने से स्थिति कल्याणकारी और सुंदर नहीं बन रही है, तो जो कुछ कहा जा रहा है वो सत्य नहीं है। ठीक है ना? तो लोकतांत्रिक पद्धति से कुछ तय नहीं होता। अब सवाल यह है कि जो लोग हैं जिनके ऊपर एक साथ एक ही घटना में अपराध को करने का आरोप यह लगाया गया है, इन्हें एक साथ विचारित करने से न्याय की प्राप्ति होगी। ठीक है ना? यानी ठीक क्या है इस पर्टिकुलर मामले में, जो एक साथ अपराध किए इन सबको एक साथ विचारित किया जाए तो ठीक रहेगा, या इनको अलग अलग विचारित किया जाए तो ठीक रहेगा, इसे तय करने का काम किससे दिया? न्यायालय को। न्यायालय ये तय करेगा, इसीलिए शक्ति न्यायालय को दी। और ये कहा उन्होंने कि किन व्यक्तियों पर संयुक्त रूप से आरोप लगाया जा सकेगा। और आरोप लगाना किसका काम है? न्यायालय का। ठीक है, चार्ज को फ्रेम करना ये काम न्यायालय का है, ये पक्षकारों का नहीं। इसलिए भले ही यहां पर यह शब्दावली न लिखी गई हो कि न्यायालय निम्नलिखित व्यक्तियों पर संयुक्त रूप से आरोप लगा सकेगा, लेकिन न्यायालय शब्द पढ़ा जाएगा, क्योंकि आरोप की विरचना करना उन्हीं का काम है। कहता निम्नलिखित व्यक्तियों पर एक साथ आरोप लगाया जा सकेगा और उनका एक साथ विचारण किया जा सकेगा। अर्थात पहला कह रहा वे व्यक्ति जिन पर एक ही संव्यवहार के अनुक्रम में किए गए एक ही अपराध का अभियोग है। यह बात 220 जैसी दिख रही है। ठीक उसी शब्दावली का उपयोग नहीं हुआ, क्योंकि आप 220 यानी 243 देखें तो क्या कहता है? यदि परस्पर संबद्ध ऐसे कार्यों से जिनसे एक ही संव्यवहार बनता है, परस्पर संबद्ध ऐसे कार्यों से जिनसे एक ही संव्यवहार बनता है। क्यों हमने आपसे कहा था एक संव्यवहार में विभिन्न प्रकार के कृत्य होते हैं, एक संव्यवहार में एक से अधिक कृत्य होते हैं और वो मिलकर चूंकि एक के बाद एक किए जाते हैं और उनको करने का उद्देश्य एक ही होता है, इसलिए ये कहते हैं कि इन परस्पर संबद्ध कार्यों से एक ही संव्यवहार बनना है। और उनकी जो संबद्धता परस्पर होती है वो काहे से? आपका समय के दृष्टिकोण से, स्थान के दृष्टिकोण से, उद्देश्य के दृष्टिकोण से, पीड़ित व्यक्ति के दृष्टिकोण से परस्पर वो ऐसे संबद्ध होते हैं कि उनसे एक ही संव्यवहार बन जाता है। तो 220 में जो शब्दावली उन्होंने उपयोग की, उन्होंने कहा यदि परस्पर संबद्ध कार्यों से एक ही संव्यवहार बन रहा है तो इन सभी अपराधों के लिए एक ही व्यक्ति पर आरोप लगाया जा सकता है। यहां कहता है वे व्यक्ति जिन पर एक ही संव्यवहार के अनुक्रम में किए गए एक ही अपराध का अभियोग है। ठीक वही शब्द नहीं है, क्या कहा? परस्पर संबद्ध ऐसे कार्यों से जिनसे एक संव्यवहार बन रहा है। और यहां क्या कह रहा है? वे व्यक्ति जिन पर एक ही संव्यवहार के अनुक्रम में। ठीक है, अब शब्दावली का यह भेद क्या 243 सबसेक्शन 1 और 246 सबसेक्शन 1 को अलग अलग कर रहा है? प्रश्न ये है।
ये ऐसी बात नहीं। देखिए है क्या, यदि परस्पर संबद्ध कार्यों से एक ही संव्यवहार बनना है और अपराध का कर्ता एक ही है, तो उसने सारे खुद ही किए होंगे ना। गाली भी उसी ने दी होगी, मारा भी उसी ने होगा, लूटा भी उसी ने होगा, ठीक है ना, सब कुछ उसी ने किया होगा। तो यदि परस्पर संबद्ध सारे कार्य जितने हैं सब उसी ने किए होंगे और एक ही संव्यवहार के अनुक्रम में, संव्यवहार तो एक ही है, क्योंकि लूट गाली ये अलग अलग अपराध भी हैं और इन सबको मिला दे तो भी अपराधी कहा जाएगा। जैसे आपका हाथ, आपका पैर, आपके बाल, आपके कान, आपका नाक अलग अलग है, लेकिन सब कुछ मिला दे तो आप ही हो। ऐसे ही एक ही संव्यवहार में जब एक से अधिक अपराध हुए तो उनको प्रत्येक को अपराध कहा जा सकता है और उनको संवेद रूप से भी पुण्य नहीं कहा जाएगा, कहा अपराधी जाएगा, ठीक है ना। तो एक ही संव्यवहार के अनुक्रम में जब कई सारे लोग, ठीक है, अपराध कर रहे हैं जो 246 की स्थिति है, तो उस संव्यवहार के अनुक्रम में एक ने गाली दी होगी, एक ने कहा होगा मार साले को, दूसरे ने मारा होगा, तीसरे ने लूटा होगा, ठीक है ना। तो एक ही संव्यवहार के अनुक्रम में सारे काम कर रहे हैं, लेकिन सारे एक ही काम नहीं कर रहे हैं। और जब एक ही व्यक्ति है तो संव्यवहार में जितने काम होंगे सब एक ही करेगा, ठीक है ना। तो इतनी भिन्नता शब्दावली में रखनी होगी, इसीलिए भिन्नता है शब्दावली में, लेकिन जो उसका मतलब है वो एक ही है, वो वही है जो 220 का है। यानी एक संव्यवहार के अनुक्रम में जितने काम हुए वो जिन भी व्यक्तियों ने किए उन सबके ऊपर एक ही विचारण में आरोप लगाया जा सकेगा और उनका संयुक्त विचारण किया जा सकेगा। जो 246 सबसेक्शन 1 और 243 सबसेक्शन 1 की शब्दावली में आप भिन्नता देखते हो वो आवश्यकता जनित भिन्नता है, ठीक है। वो उसके कारण से उनका भावार्थ ये भिन्न नहीं होता, ठीक है ना। वो एक ही जैसी बात है, क्योंकि एक संव्यवहार के अनुक्रम में जब काम करेंगे, बहुत सारे लोग हैं तो अलग अलग काम करेंगे, और एक ही संव्यवहार में एक ही व्यक्ति काम करे और भिन्न भिन्न अपराध करे तो करेगा तो सब एक ही, तो वहां शब्दावली वही होगी और यहां शब्दावली बदल जाएगी, लेकिन अर्थ दोनों जगह एक ही है। वहां अगर एक व्यक्ति है और परस्पर संबद्ध कार्यों से एक संव्यवहार अगर बनना है तो उस सारे संव्यवहार में जितने भी अपराध किए गए सबके लिए एक ही विचारण में आरोप लग जाएगा। और यहां एक संव्यवहार के अनुक्रम में कई सारे लोग हैं और कई सारे अपराध भी हैं, तो डेफिनेटली कुछ किसी ने किया होगा, कुछ किसी ने किया होगा। और ये रोज आप कचहरी में देखते हैं, 5 अभियुक्त हैं, उसमें से एक के ऊपर आरोप है, इन्हें कहा मार डालो साले को, दूसरे ने गोली मारी, तीसरे ने पकड़ा। तो एक ही संव्यवहार के अनुक्रम में एक से अधिक व्यक्ति अपराध कर रहे हैं और जो कुछ हुआ वो इन टोटल अलग अलग अपराधों को भी जन्म दे रहा है, लेकिन उस इन टोटल को आप अपराध ही कहेंगे, उसे सुकृत्य ये नहीं कह सकते, ठीक है ना। तो मुख्य अंतर जो निकल कर आया कि अगर अभियुक्त एक है और एक से अधिक अपराध एक ही संव्यवहार में तो 220 की सहायता या 243 की सहायता, इससे आरोप बनेगा। और अगर एक ही संव्यवहार है, एक से अधिक अपराध हैं और करने वाले भी एक से अधिक हैं और सारे उसी संव्यवहार के अनुक्रम में करना, तो आरोप जो आप बनाएंगे वो 246 सबसेक्शन 1 की सहायता से बनाएंगे और एक ही विचारण में सबका विचारण कर सकते हैं, करेंगे ही ये नहीं है, कर सकते हैं, इट इज परमिसेबल। अगर न्यायालय को ठीक लगता है तो इनेबलिंग प्रोविजन है, यानी वही कि ठीक है या नहीं है, इसका निर्णय तो इस आधार पर होगा कि अगर करें तो स्थिति क्या बनेगी और न करें तो स्थिति क्या बनेगी। भाई जो करने की सुविधा दी वो तो इसलिए दी कि समय की बचत हो,
सुविधापूर्वक विचारण हो। अब एक का विचारण हम पूरा कर चुके हैं, तब बाकी को हम आहूत कर रहे हैं साक्ष्य के आधार पर। तो अगर एक साथ विचारण करें तो असुविधा होगी, क्योंकि इनके खिलाफ तो साक्ष्य आ चुका, ये फालतू दौड़ेंगे जब तक इनके खिलाफ पूरा साक्ष्य और पूरी प्रक्रिया कंप्लीट ना हो जाए। तो जो चीज सुविधा के लिए रखी गई थी वो असुविधा को उत्पन्न कर रही है। इसलिए यहां पर न्यायालय को हक दिया कि वो ये तय करे कि उसे संयुक्त विचारण का आदेश देना है या नहीं देना है। ठीक है ना। तो ये आवश्यक नहीं है कि संयुक्त विचारण किया ही जाए, लेकिन किया जा सकता है। ठीक है ना। आगे कहता है खा, वे व्यक्ति जिन पर किसी अपराध का अभियोग है और वे जिन पर ऐसे अपराध का दुष्प्रेरण करने का प्रयत्न करने का अभियोग है। अब देखें आप, यहां पर यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि का खंड में उन्होंने लिखा फिर कामा लगाया, खा खंड में उन्होंने लिखा फिर कामा लगाया, गा खंड में उन्होंने लिखा फिर कामा लगाया। और कामा का अर्थ होता है कि अगला पिछले से जुड़ा है। ठीक है ना। अगला पिछले से जुड़ा है, वो एक्सक्लूसिव नहीं है। पूर्ण विराम जब हो जाता है तो एक सेंटेंस दूसरे से अलग हो गया। ठीक है ना। जो ग्रामर के नियम है, उन ग्रामर के नियमों के मुताबिक क्या है स्थिति कि अगर आप जैसे ही पूर्ण विराम लगाते हैं वैसे ही एक सेंटेंस दूसरे से अलग माना जाएगा। और अगर आप और यानी एंड या कामा इनका प्रयोग करते रहेंगे तो वो सेंटेंस एक ही माना जाएगा। उस सेंटेंस में कई सारे सेंटेंस आ जाएंगे और ऐसे सेंटेंस को ग्रामर की भाषा में क्या बोलेंगे? कंपाउंड सेंटेंस। सेंटेंसों के 3 प्रकार हैं, कॉम्प्लेक्स, सिंपल और कंपाउंड। कंपाउंड में क्या होता है? कई सारे सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, कई सारे, लेकिन कंपाउंड सेंटेंस अपने में एक सेंटेंस है। तो यहां चूंकि कामा लग रहा है इसलिए क्या हो रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि 246 का से लेकर के और नीचे तक एक ही सेक्शन है। ठीक है ना। बस पढ़ने में सुविधा हो इसके लिए इसे का खा, ठीक है, ये लगाकर अलग अलग कर दिया गया है। अदरवाइज ये एक ही सेक्शन है और यही सुप्रीम कोर्ट का मत आया है कि एक साथ कई व्यक्तियों को विचारित करने के लिए हम पार्टली काखंड पर और पार्टली खाखंड पर भी आश्रय या आश्रित हो सकते हैं। यानी वे व्यक्ति जिन पर एक ही संव्यवहार में है, ठीक है, वे व्यक्ति जिन पर एक ही संव्यवहार के अनुक्रम में किन्हीं अपराधों का करने का अभियोग है, और खाखंड वे व्यक्ति जिन पर अपराध का अभियोग है या जिन पर ऐसे अपराध के दुष्प्रेरण या प्रयत्न का अभियोग है। ठीक है ना। यानी एक से अधिक अपराधी जिन्होंने एक्चुअल काम किया और जिन्होंने उसका प्रयत्न किया और जिन्होंने उसका दुष्प्रेरण किया, तो का और खाखंड को मिलाकर हम पढ़ सकते हैं और ऐसे सारे व्यक्तियों पर एक ही विचारण में हम आरोप लगाकर उनका विचारण कर सकते हैं। ठीक है। यानी हम का खा गा घा सबको एक साथ जोड़कर जितने व्यक्ति संयुक्त हो सकते हैं उन सबका विचारण संयुक्त रूप से कर सकते हैं, करेंगे ही नहीं। अगर हमें उचित नहीं लगेगा तो नहीं भी करेंगे, लेकिन उचित लगेगा तो करेंगे भी। ठीक है ना। बाध्यता कोई नहीं। वही बात कि चाय में शक्कर ज्यादा डाल देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, कम डाल देंगे तो ठीक है, हमारे हाथ में। तो प्रक्रिया है, लेकिन आवश्यक नहीं है इसके मुताबिक किया ही जाए, यह जरूरी नहीं है। अगर का खा इसके एक साथ उपयोग करने की जरूरत है तो का खा का उपयोग एक साथ करेंगे। का खा को भी एक साथ उपयोग नहीं करना चाहिए, नहीं करेंगे। का से लेकर छा तक एक साथ उपयोग करना श्रेयस्कर होगा, कर लेंगे।
नहीं ठीक होगा, नहीं करेंगे। ठीक है ना, इनेबलिंग प्रोविजन है। क्या कहता है गाखंड में, वे व्यक्ति जिन पर 12 मास की अवधि के अंदर संयुक्त रूप से उनके द्वारा किए गए धारा 242 के अर्थ में एक ही किस्म के एक से अधिक अपराधों का अभियोग है। अपराध एक ही किस्म के कब होते हैं, उन्होंने बताया था वहां। ठीक है, जब वे विधि की एक ही धारा के अंतर्गत, ठीक है ना, एक समान दंड से दंडनीय होते हैं। और साथ में चोरी और घर में घुसकर चोरी, ये एक से माने थे उन्होंने। प्रत्न और दुष्प्रेरण, इन्हें एक सा मान लिया था। ठीक है ना, दुष्प्रेरण शायद नहीं था, प्रत्न ही था। जो भी है, तो एक से अपराध कैसे होते हैं वहां बताया। अगर अपराध एक से, ठीक है, एक ही से है और 12 मास की अवधि के भीतर किए गए, चाहे एक ही व्यक्ति के विरुद्ध और चाहे अनेक व्यक्तियों के विरुद्ध, चाहे एक ही वस्तु के विरुद्ध चाहे अनेक वस्तुओं के विरुद्ध, तो 5 से अनधिक अपराधों का एक साथ विचारण किया जा सकता है। लेकिन वहां तब जब एक अभियुक्त हो। ठीक है ना, और ये अगर अनेक 5 अपराध और अनेक अभियुक्त और एक से अपराध, किसके धारा 242 के अर्थों में, तो फिर हम 219 या 242 का उपयोग तो करेंगे नहीं, फिर हम 246 खंड गा का उपयोग करेंगे। ठीक है ना, और इन अपराधों के दुष्प्रेरक, ठीक है, और प्रश्न करने वाले भी हैं, तो हम खा और गा 246 खा और गा का उपयोग कर लेंगे। ठीक है ना, क्योंकि हमने कहा ना ये सारे सेक्शन एक साथ उपयोग हो सकते हैं। ठीक है, तो आपका खा और गा का उपयोग कर लेंगे। वे व्यक्ति जिन पर एक ही संव्यवहार के अनुक्रम में किए गए भिन्न अपराधों का अभियोग है। ठीक है ना, कहता है वे व्यक्ति जिन पर एक ही संव्यवहार में के अनुक्रम में किए गए एक ही अपराध का अभियोग है और भिन्न अपराध का अभियोग है। ठीक है, थोड़ा सा डिफर कर लेंगे। एक संव्यवहार का अनुक्रम है, उसमें एक ही अपराध किया गया है, सबने मारा ही है। ठीक है, तो का मारा भी, गाली भी दी, मार भी डाला, लूट भी लिया। ठीक है, तो घा। इनके दुष्प्रेरक और प्रश्नकर्ता भी है, तो का खा गा घा, जहां उपयोग हो पाए। ठीक है ना, ये सारे के सारे एक साथ जुड़े रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वाखंड कहता वे व्यक्ति जिन पर ऐसे अपराध का जिसके अंतर्गत चोरी, उद्दापन, छल या आपराधिक दुर्विनियोग भी है, और वे व्यक्ति जिन पर ऐसी संपत्ति को जिसका कब्जा प्रथम नामित व्यक्तियों द्वारा किए गए किसी ऐसे अपराध द्वारा अंतरित किया जाना अभिकथित है, प्राप्त करने या रखने या उसके बयान या छिपाने में सहायता करने का अभियोग है, या किसी ऐसे अंतिम नामित अपराध का दुष्प्रेरण या प्रयत्न करने का अभियोग है। यानी संपत्ति के विरुद्ध अपराध, चोरी, उद्दापन, छल है नहीं, हां, संपत्ति का आपराधिक दुर्विनियोग या न्यासभंग। ठीक है, इनके ये संपत्ति के विरुद्ध अपराध हैं जिन्होंने किए, और ये जिस संपत्ति के संबंध में किए गए वो संपत्ति क्या कहलाएगी, चुराई गई संपत्ति, क्योंकि चुराई गई संपत्ति की यही डेफिनेशन वहां दी गई है कि ऐसी संपत्ति जिसका कब्जा, ठीक है, काहे से चोरी, संपत्ति का आपराधिक दुर्विनियोग, न्यासभंग आदि से अंतरित किया गया है। तो इनमें से किसी भी अपराध को जिनके ऊपर करने का अभियोग है, जिनके ऊपर ऐसे अपराध को दुष्प्रेरित करने का अभियोग है, जिनके ऊपर ऐसे अपराध का प्रयत्न करने का अभियोग है, और जिनके ऊपर ऐसे अपराध से प्राप्त की गई संपत्ति को रखने, उसे छिपाने या बयान करने यानी बेचने, इनका अभियोग है। इन सारे व्यक्तियों का एक ही, ठीक है, विचारण में आरोप लगाकर विचारित किया जा सकता है, किसके 246वां खंड के मुताबिक। और 246 क्या कह रहा है, वे व्यक्ति जिन पर ऐसी हुई चुराई हुई संपत्ति के बारे में जिसका कब्जा एक ही अपराध द्वारा अंतरित किया गया है, भारतीय न्याय संहिता की धारा 317 की उपधारा 2 और 5 के या उन धाराओं में से किसी के अधीन अपराधों का अभियोग,
ये 317 2 और 5 ये पुरानी आईपीसी की 411 और 413 है। 411 क्या कहती है? चुराई गई संपत्ति को रखे रखना। और 413 क्या कहती है? उसका शायद देन करना, ठीक है, यानी बेचना चुराई गई संपत्ति को। ये शायद 413 है, ठीक है ना। तो पुरानी आईपीसी की 411 और 413 है। यहां क्या कह रहा है? वे व्यक्ति जिन पर ऐसी चुराई हुई संपत्ति के बारे में जिसका कब्जा एक ही अपराध द्वारा अंतरित किया गया है। भारतीय न्याय संहिता की इन धाराओं के या उन धाराओं में से किसी के अधीन अपराधों का अभियोग है। ऊपर वो संपत्ति जिन्होंने प्राप्त की, ठीक है, वे जिन्होंने चुराई, वे जिन्होंने दुष्प्रेरण किया, वे जिन्होंने प्रयत्न किया, सबको एक साथ विचारित करने के लिए अनुमति दी गई है। और यहां कह रहा है वे व्यक्ति जिन पर ऐसी चुराई हुई संपत्ति के बारे में जिसका कब्जा एक ही अपराध द्वारा अंतरित किया गया है। अब हुआ क्या? एक चोरी हुई, मान लीजिए उसमें 10 संपत्तियां चुराई गई, ठीक है, 10 संपत्तियां चुराई गई। एक संपत्ति इन्हें दी गई, एक संपत्ति मिस्टर एक्स को दी गई, एक संपत्ति मिस्टर वाई को दी गई। एक ही चोरी से सारी संपत्तियां चुराई गई हैं। भाई, हार चुराया गया, कंगन चुराए गए, नथनी चुराई गई, पायल चुराई गई, पैसे चुराए गए। पैसे इनने लिए, हार तुमने लिया, नथनी उन्होंने ली, ठीक है ना। तो इस सारी संपत्ति का कब्जा, ठीक है, इस सारी संपत्ति का कब्जा कैसे? एक ही चोरी से अंतरित हुआ, ठीक है। ये सारी संपत्ति का कब्जा एक ही चोरी से अंतरित हुआ है। ये ऊपर क्या है? ऊपर चोर, चुराई गई संपत्ति रखने वाले, ठीक है ना, दुष्प्रेरक और प्रयत्न करने वाले, इनको एक साथ विचारित करने की स्थिति बनी है। नीचे वाले सेक्शन में चोर नहीं, ठीक है, चोर का मान लीजिए विचारण पहले ही हो गया, क्योंकि चोरी दिल्ली में हुई थी, पकड़े शाहजहांपुर में गए, ठीक है ना। तो चुराई गई संपत्ति के संबंध में ट्रायल यहां भी चलेगा, ठीक है ना, क्योंकि क्रिमिनल कोर्ट का जुडिक्शन हम लोगों ने देखा था, यहां भी ट्रायल चलेगा। और जब यहां ट्रायल चल सकता तो यहां विवेचना भी हो सकती है। 156(1) के मुताबिक, जो अब 175(1) हो गया है, उसके मुताबिक अन्वेषण भी यहां का एसएचओ कर सकता है, ठीक है। तो यहां मान लीजिए ट्रायल चल रहा है और चोरों का वहां निपट चुका है। वह चुराई गई संपत्ति चोरी के साथ ही बरामद हो गई, तब तो चलो ऊपर वाला खंड आ गया, उस समय बरामदे नहीं हुई, ठीक है ना। जिस समय ऊपर वाले सेक्शन के मुताबिक व्यक्तियों का संयुक्त विचारण चल रहा था, उस समय कुछ पता ही नहीं लगा, बाद में पता लगा। और एक ही अपराध के आधार पर विभिन्न संपत्तियों का कब्जा ये ट्रांसफर किया गया था, और सारी संपत्तियों का कब्जा एक ही चोरी से ट्रांसफर हुआ, अलग अलग चोरियों से नहीं। तो मसला नीचे वाले में आ जाएगा, ठीक है ना। और कहता है वे व्यक्ति जिन पर ऐसी चुराई हुई संपत्ति के बारे में जिसका कब्जा एक ही अपराध द्वारा अंतरित किया गया है, एक ही अपराध द्वारा अंतरित हुआ, बस संपत्ति के आर्टिकल अलग अलग हैं। अब सारे आर्टिकल मिलकर संपत्ति का ही निर्माण तो करेंगे। भाई, नथनी, कंगन, पायल, मंगलसूत्र, ये सारी एक संपत्ति हुई ना। मंगलसूत्र किसी के पास, नथनी किसी के पास, तो इन सारे लोगों का विचारण भी एक साथ हो सकेगा, ठीक है। आपका चाखंड, शाखंड कहता वे व्यक्ति जिन पर भारतीय न्याय संहिता 2023 के अध्याय 10 के अंतर्गत कूटकृत सिक्के के संबंध में किसी अपराध का अभियोग है, कूटकृत सिक्के के संबंध में किसी अपराध का अभियोग है, यानी उस चैप्टर में जितने अपराध परिभाषित है कूटकृत सिक्कों के संबंध में, कूटकृत करेंसी और सिक्के, पहले वो 268 हो, सारा चैप्टर था पूरा वो, और अब वही चैप्टर कहां आ गया? अध्याय 10, ठीक है। भारतीय न्याय संहिता आपके बेयर में है, उसका अध्याय 10 आप देख रहे हैं,
ठीक है, तो अध्याय 10 में जितने अपराध लिखे उनमें से किसी को भी करने का अभियोग जिस व्यक्ति पर है उसका विचारण, उन सारे व्यक्तियों के विचारण, उन सारे व्यक्तियों के साथ उसका विचारण हो सकता है जो कौन कौन है, किसी अपराध का अभियोग है, और वे व्यक्ति जिन पर इसी सिक्के के संबंध में उक्त अध्याय के अधीन किसी भी अन्य अपराध का या किसी ऐसे अपराध का दुष्प्रेरण या प्रयत्न करने का अभियोग है। ठीक है, और इस अध्याय के पूर्ववर्ती भाग के उपबंध सब ऐसे आरोपों को यथाशक्य लागू होंगे। ठीक है, तो कूटकृत सिक्कों के संबंध में जो चैप्टर है उसमें जितने अपराध परिभाषित हैं, मान लीजिए एक अपराध जो उसमें परिभाषित है उसे करने का इनके ऊपर अभियोग है, और उसी चैप्टर में दूसरा अपराध जो परिभाषित है वो उसे करने का इनके ऊपर अभियोग है, और उसी अपराध में जो चैप्टर में जो अपराध परिभाषित है उनमें से किसी इन दोनों के अलावा अन्य किसी अपराध का दुष्प्रेरण करने का उनके ऊपर आरोप है। ठीक है, किसी के ऊपर प्रयत्न करने का आरोप है, और ये सारे अपराध अलग अलग भी हैं लेकिन उसी चैप्टर के अंतर्गत हैं, या एक ही हैं, इनके ऊपर भी उसी अपराध को करने का अभियोग, इनके ऊपर भी, इनके ऊपर उसी अपराध के दुष्प्रेरण का, तो चाहे स्थिति कोई भी हो, ठीक है, ऐसे सारे व्यक्तियों का संयुक्त विचारण आपका 243 6 खंड के अंतर्गत किया जा सकेगा, और ऐसे आरोपों को, इस अध्याय के आरोपों से संबंधित जितने उपबंध हैं सब लागू होंगे। ठीक है, कैसे? यथाशक्य, यथाशक्य, यानी जहां तक लागू हो सके वहां तक लागू होंगे। ठीक है, जैसे उस तरीके से उल्लेख करिए, धारा लिखिए 211 प्लस 23 234 हुआ ना। जहां तक हो सके सारे के सारे उपबंध लागू होंगे, जहां तक हो सके। नहीं हो पा रहा तो जरूरी नहीं है लागू होंगे, लेकिन यथाशक्य जहां तक हो सके वहां तक लागू होंगे। ठीक है, ये स्थिति रहेगी। अच्छा, आगे क्या कहता है? अब देखिए, यहां भी ऐसे व्यक्ति जिनका मामला 246 के का खंड से लेकर और 6 खंड तक कहीं नहीं आ रहा, ठीक है, न तो एक ही संव्यवहार के अनुक्रम में एक से अधिक अपराधों में से किसी को भी करने का अभियोग उनके ऊपर लगा है, ऐसा कुछ नहीं है। न वे ऐसे अपराध के दुष्प्रेरण करता और प्रयत्न करता है, ऐसा भी कुछ नहीं है। ठीक है, न ही धारा 242 के अर्थों में 12 वर्ष की अवधि में 5 से अनधिक अपराधों को करने का अभियोग उनके ऊपर है, ना ही चुराई गई संपत्ति को प्राप्त करने दुष्प्रेरण। यानी ऐसे व्यक्ति नहीं हैं वो जिनका मामला 246 के का खंड से लेकर 6 खंड तक की स्थिति में आ जाए, ऐसे लोग नहीं हैं। लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि उनका मामला संयुक्त रूप से विचारित कर दिया जाए, एक ही विचारण में आरोप लगाकर। तो तुम आत्महत्या करना चाहो तो तुम्हें आत्महत्या करने की अनुमति तो नहीं मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर तुम आत्महत्या उस स्वरूप की करना चाहो जिस स्वरूप की आत्महत्या एथुनेशिया है, ठीक है ना, तो तुम्हें आत्महत्या करने की भी अनुमति मिल जाएगी, ठीक है ना। एथुनेशिया का कॉन्सेप्ट आ गया है, ठीक है ना। एथुनेशिया क्या है? सुखद मृत्यु, ठीक है ना। ये माना गया है कि ठीक है, मारेंगे नहीं किसी को। मारना कैसे? एक्टिव काम करके, अपनी तरफ से हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन हम आपको जिंदा रखने के लिए भी कुछ नहीं करेंगे। आप अपनी ताकत से जिंदा रह सकते हो तो रहो। यानी जीवन रक्षक प्रणालियां, जैसे उन्होंने कहा ना कि किस पर हैं? वेंटिलेटर पर। तो वेंटिलेटर अगर हम हटा दें तो आप अपनी मर्जी से, अपनी ताकत के आधार पर
जिंदा नहीं रह सकते। हम आपको मार नहीं रहे, मारने के लिए पॉजिटिव एक्ट चाहिए, मारना पॉजिटिव एक्ट के साथ, लेकिन हम आपको जिंदा रखने के लिए भी कुछ नहीं करेंगे। हम न्यूट्रल हो गए। अब न्यूट्रल होने के बाद अगर आप जिंदा नहीं रह पा रहे हैं तो यह आपका दुर्भाग्य है। हम इसमें क्या करें? ठीक है ना? तो जीवन रक्षक प्रणालियों को हटाकर या हटा देने मात्र से यदि किसी की मृत्यु हो जाएगी तो इसका अर्थ यह है कि अब लगभग वो मर ही चुका है। तो इस ऐसे मरीजों के लिए एक एथुनेशिया, सुखद मृत्यु का कॉन्सेप्ट आया है। उसमें यह कहा गया है कि एथुनेशिया की इजाजत ऐसे व्यक्तियों को दी जा सकती, लेकिन डॉक्टर्स को प्रमाणित करना चाहिए कि व्यक्ति ब्रेन डेड हो गया है, इसके जीवन की कोई संभावना नहीं है। और कोई चमत्कार, वो तो कहीं भी हो जाए, बात अलग है, चमत्कारों पर बात नहीं होती, लेकिन विशेष प्रकार से प्रमाणित कर देने की दशा में व्यक्ति को सुखद मृत्यु, क्योंकि उसका जीवन मृत्यु से ज्यादा कष्टकर हो गया है, ऐसी दशाओं में सुखद मृत्यु की इजाजत मिल सकती है। तो आत्महत्या करने की इजाजत आपको नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आत्महत्या सुखद मृत्यु के प्रकार की है तो आपको करने की इजाजत मिल भी जाएगी। यही स्थिति यहां दिखाई दे रही है। कहां? परंतुक में 246 का जो परंतुक है वो यही बात कहेगा कि ऐसे व्यक्ति जिनका मामला 246 के का खंड से लेकर छा खंड तक कहीं नहीं आ रहा, फिर भी वो चाहते हैं कि उनका एक ही विचारण में संयुक्त रूप से आरोप लगाकर विचारण कर दिया जाए। यानी हम आप ये सब लोग मिलकर एप्लीकेशन दे रहे हैं कोर्ट को कि हम लोगों के ऊपर जिन भिन्न भिन्न सुभिन्न अपराधों का अभियोग है, उन सुभिन्न अपराधों का एक साथ आरोप लगाकर एक ही मुकदमे में विचारण कर दिया जाए, ऐसा हम लोग कह रहे हैं। तो हमने कहा ना कि आपको आत्महत्या की इजाजत नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आत्महत्या एथुनेशिया के प्रकार की है तो मिल भी जाएगी। तो अगर स्थिति यह है कि सुभिन्न अपराधों के दोषी हैं, या यूं कह लें कि ऐसे व्यक्ति हैं जिनका मामला 246 के का खंड से लेकर छा खंड तक कहीं नहीं आ रहा, यह कहना ज्यादा ठीक है, क्योंकि सुभिन्न अपराधों का दोषी तो हमने फिर स्पेसिफिकेशन में बांध दिया मामले को। और ऐसे हाथ खुले हुए हैं कि हम ये कहें कि ऐसे व्यक्ति जिनका मामला 246 के खंड का से लेकर छा तक नहीं आ रहा, अब मामला हाथ ज्यादा खुले हैं। ठीक है, ऐसे व्यक्ति अगर लिखकर आवेदन करते हैं न्यायालय से, तो चाहे मजिस्ट्रेट का न्यायालय हो और चाहे सत्र न्यायाधीश का, ठीक है। वैसे सुभिन्न अपराधों का विचारण 218 की स्थिति में जब हम लोगों ने देखा था तो मजिस्ट्रेट के न्यायालय में ही हो सकता था, सत्र न्यायालय में नहीं हो सकता था, ठीक है ना। लेकिन 246 की विशेष दशा है, 219 में ये बात नहीं है, 220 में ये बात नहीं, हाँ 219 में तो कर सुभिन्न अपराधों का 5 से अधिक विचारण एक साथ हो ही जाएगा, तो वो एक्सेप्शन में ही लिखा है 218 सेक्शन 2 के, ठीक है ना। या तो मामला इन धाराओं में आ रहा हो, ठीक है। शेष सुभिन्न अपराधों के लिए 218 का सामान्य नियम है कि अलग अलग विचारण होगा। हाँ, मजिस्ट्रेट का न्यायालय अभियुक्त की लिखित एप्लीकेशन है और मजिस्ट्रेट की यह राय है कि इससे अभियुक्त पर प्रतिकूल प्रभाव कारित नहीं होगा, तो संयुक्त विचारण हो जाएगा। वही स्थिति यहां आई है। 246 के परंतुक में कहा कि ऐसे व्यक्ति जिनका मामला 246 के का खंड से लेकर छा खंड तक कहीं नहीं आ रहा और वे संयुक्त विचारण चाहते हैं, तो न्यायालय चाहे मजिस्ट्रेट का हो और चाहे सेशन कोर्ट का, अगर वो लिखित आवेदन करते हैं और
मजिस्ट्रेट की यह राय है या न्यायालय की यह राय है कि संयुक्त विचारण किया जाना समीचीन है, इट इज एक्सपीडियंट, यानी खाली न्यायालय का विचार है कि कर दिया जाए, नो, ठीक है, यानी न्यायालय सिर्फ सहमत है उनकी बात से, नहीं हो सकता। न्यायालय को यह लिखना होगा कि ऐसा किया जाना समीचीन है, एक्सपीडियंट का मतलब, ठीक है, ऐसा किया ही जाना चाहिए किन्हीं कारणों से, तब ऐसे व्यक्तियों का संयुक्त विचारण किया जा सकेगा। परंतु क्या कहते हैं, परंतु जहां अनेक व्यक्तियों पर पृथक अपराधों का आरोप लगाया जाता है, अनेक व्यक्तियों पर पृथक अपराधों का आरोप लगाया जाता है और वे व्यक्ति इस धारा में विनिर्दिष्ट कोटियों में से किसी में नहीं आते, यानी का से लेकर छाखंड तक कहीं नहीं आते, और पृथक अपराधों का अभियोग है, वहां मजिस्ट्रेट या सेशन न्यायालय, यानी दोनों को ताकत है, ऐसे सब व्यक्तियों का विचारण एक साथ कर सकता है। यदि कर सकता है कब, शर्त बता रहा है कब, दशा बताएगा कि कब, यदि ऐसे व्यक्ति लिखित आवेदन द्वारा ऐसा चाहते हैं, पहली चीज, और खाली लिखित आवेदन द्वारा चाहते नहीं, और यह भी होना चाहिए, और मजिस्ट्रेट या सेशन न्यायालय का समाधान हो जाता है, खाली समाधान हो जाता नहीं कि उससे ऐसे व्यक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, इतना भी नहीं, अगर मजिस्ट्रेट का यह समाधान भी हो गया कि प्रतिकूल प्रभाव नहीं भी पड़ेगा तो भी कोई बात नहीं, तब भी अलग अलग करिए, लेकिन और ऐसा करना समीचीन है, यानी दोनों समाधान न्यायालय के होने चाहिए कि ऐसा करना समीचीन भी है और इन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ये भी नहीं पड़ेगा, ऐसा करना समीचीन है किंतु इन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ जाएगा तो भी नहीं, ठीक है ना, ऐसा समाधान भी है कि इन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन क्यों कर दें, बोले आपके तो खाली कुर्सी पड़ी तो तुम्हारे लिए पड़ी है, तुम चाहे जब उठा ले जाओ, अरे भाई हमारे घर में बहुत सारी चीजें खाली पड़ी तो तुम उठा ले जाओगे, बोले कि हमारी कुर्सी कैसे बैठ गए, बोले खाली पड़ी थी, तो खाली तो डीएम साहब की कुर्सी पड़ी वही बैठ जाते, राष्ट्रपति की कुर्सी खाली थी, वो हर समय अपनी कुर्सी चिपकी थोड़े बैठी रहती है, तो तुम बाहर जाके बैठ जाओगे, बोले कुर्सी खाली थी हम बैठ गए, ऐसे कैसे बैठ गए, तो ऐसा ठीक है, उन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा तो तुम सबका संयुक्त विचारण कर डालोगे, नहीं पड़ेगा प्रतिकूल प्रभाव तो तुम कर क्यों नहीं रहे, क्योंकि देखिए संयुक्त विचारण आप करेंगे तो किसी भी क्षण प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगेगा, ठीक है ना, इसलिए जहां तक हो पृथक विचारण करिए, यानी विधायी नीति क्या है, विधायी नीति है कि विचारण पृथक होना चाहिए, जैसे संविधाओं के संबंध में विधायी नीति क्या है कि संविदा का पालन हो, उसने कहा कि ना तो संविदा निश्चित है और न निश्चित किए जा सकने योग्य है, तब संविदा शून्य होगी अनिश्चितता के कारण, अगर संविदा अनिश्चित है किंतु निश्चित किए जा सकने योग्य है तो नहीं होगी शून्य, ठीक है ना, तब शून्य नहीं होगी, मिथ्या विद्वेषण कपट इसका प्रयोग, संविदा शून्य नहीं होगी, या यूं कहें आपके पास दोनों विकल्प होंगे, चाहे शून्य करा लो और चाहे प्रवर्तन करा लो, लेकिन जहां असम्यक असर प्रपीड़न, यह संविदा के तात्विक निबंधनों के संबंध में दोनों पक्ष भूल में है, तब बात अलग हो गई, तब मजबूरी की बात आ गई, तो हमें यह देखना पड़ेगा कि कानून की मंशा क्या है, कानून की मंशा यह कि पृथक विचारण हो, न्यायालय का समाधान भी हो गया, लिखित आवेदन भी है और समीचीन भी है, तीनों बातें हैं, तो ऐसे व्यक्ति जिन पर पृथक अपराधों का अभियोग है उनका एक साथ विचारण किया जा सकता है, और ये सब चीजें हैं फिर भी न्यायालय नहीं करना चाहता तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि ये सब चीजें हो तो कर सकता है, ये सब चीजें हो तो भी ना करे तो क्या है, ठीक है ना, तो यानी पृथक विचारण ये विधायी नीति है, तो ये आपका 223 हुआ। अब एक सेक्शन बचा 224 जो अब 247 हो गया, ये क्या कह रहा है, अब आपने देखा
कि चाहे एक व्यक्ति हो और चाहे एक से ज्यादा हो, उनके ऊपर सुभिन्न अपराधों का अभियोग भी एक ही विचारण में लग सकता है। ठीक है, हम लोगों ने देखा 219 यानी 242 उसमें भी देखा और अभी परंतुक में देखा। ठीक है ना, जो सुभिन्न अपराध है, पृथक पृथक अपराध है, उनका विचारण भी एक ही विचारण में आरोप लगाकर किया जा सकता है। ये हम लोग देखकर आए हैं। तो यहां 247 में कहेगा कि यदि एक आरोप में एक से अधिक शीर्ष है, और यहां शीर्ष से तात्पर्य सुभिन्न अपराध से है, सुभिन्न अपराध से, और कोई एक अपराध के लिए यानी एक सुभिन्न अपराध के लिए आपको दंडित कर दिया गया है, तो स्पेसिफिकली व्यवस्था है कि शेष आरोपों को वापस लिया जा सकता है। और हमने आपसे पहली बार बात शुरू की थी तो हमने ये कहा था कि एक बार आरोप की विरचना हुई, उसके बाद आप या तो दोषमुक्त होंगे और या दोषसिद्ध होंगे, एक्सेप्शन में धारा 224 या 247 की स्थिति न हो। 247 की एकमात्र दशा है, देयर इज ओनली वन कंडीशन, कि आरोप की विरचना के बाद बिना दोषसिद्ध या दोषमुक्त हुए आपके विरुद्ध आरोप वापस लिए जा सकते हैं, अन्यथा आरोप वापस नहीं हो सकते। या तो 247 में वापस होंगे या स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन से, जो पूर्व धारा 321 थी, अब पता नहीं कितनी हो गई, जिसमें लोक अभियोजक स्टेट गवर्नमेंट की सहमति से पब्लिक इंटरेस्ट में, ठीक है, प्रोसिक्यूशन को विड्रॉ कर सकता है। एक स्थिति वो, दूसरी 247 की, और तीसरी कोई स्थिति नहीं। ठीक है, आपके विरुद्ध आरोप की विरचना हुई, अब आप दोषित होंगे या दोषमुक्त, इसके अलावा चारा कोई नहीं। हां, आरोप की विरचना से पूर्व आप क्या होंगे, डिस्चार्ज, और डिस्चार्ज और दोषमुक्ति के बीच अंतर यह आ जाएगा, आप डिस्चार्ज हुए दोबारा प्रोसिक्यूट हो जाएंगे। ठीक है ना, दोबारा प्रोसिक्यूट हो जाएंगे। और दोषमुक्ति या दोषसिद्धि अगर हुई है तो जब तक वो प्रवर्तन में है तब तक दोबारा उसी अपराध के लिए या उन्हीं तथ्यों से बनने वाले किसी अन्य अपराध के लिए सामान्यतः आपका विचारण नहीं होगा, जब तक कि मामला जो पूर्व की धारा 300 है उसके अपवादों में ना आ जाए, यानी 2, 3, 4, 5, 6 वहां अपवाद दिए उनमें ना आ जाए, तब तक आप दोबारा विचारित नहीं होंगे। और अपवादिक स्थिति अपवादिक होती है, सामान्य स्थिति सामान्य होती है। तो सेक्शन 247 देखें क्या कहता है। जब एक ही व्यक्ति के विरुद्ध ऐसा आरोप विरचित किया गया, ऐसा, ठीक है ना, यानी आरोप में ही कुछ विशेषता है, ऐसा आरोप विरचित किया गया है जिसमें एक से अधिक शीर्ष हैं, और जब उनमें एक या अधिक के लिए दोषसिद्धि कर दी जाती है, एक से अधिक शीर्ष हैं और उनमें से एक के लिए, और यहां शीर्ष से जो अभिप्रेत है वो कौन सा, डिस्टिंक्ट ऑफेंस अभिप्रेत है। ठीक है ना, तब परिवादी या अभियोजन का संचालन करने वाला अधिकारी, ठीक है ना, या तो परिवादी अगर मामला पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा संस्थित है, ठीक है, तो परिवादी या अभियोजन का संचालन करने वाला। तो परिवादी तो मजिस्ट्रेट के न्यायालय में होगा, सेशन में तो अभियोजन का संचालन करने वाला अधिकारी ही होगा, क्योंकि सेशन में तो प्रक्रिया एक ही है और वहां लोक अभियोजक मामले का संचालन करेगा। बस अगली ही धारा ये कहेगी, अगली ही धारा ये कहेगी कि लोक अभियोजक मामले का संचालन करेगा। तो अगर सेशन मामला है तो लोक अभियोजक, और अगर मजिस्ट्रेट के यहां मामला है तो परिवादी, तो परिवादी या लोक अभियोजक, ठीक है, या अभियोजन का संचालन करने वाला अधिकारी अगर पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित है, और मजिस्ट्रेट का न्यायालय तो वहां पर अभियोजन का संचालन करने वाला अधिकारी यही होगा। सेशन न्यायालय होगा तो लोक अभियोजक होगा। ठीक है ना, तो दोनों बातें उन्होंने लिखी। ठीक है, परिवादी या अभियोजन का संचालन करने वाला अधिकारी न्यायालय की सम्मति से, विद परमिशन ऑफ कोर्ट, ठीक है ना, शेष आरोप या आरोपों को वापस ले सकता है, अथवा न्यायालय ऐसे आरोप या आरोपों की जांच या विचारण स्वप्रेरणा से रोक सकता है। और ऐसे वापस लेने का प्रभाव, ऐसे आरोप या आरोपों से दोष मुक्ति होगी, यही पूछते हैं, यही पूछेंगे।
ये अलग एकमात्र दशा है जब आरोप को वापस लेने का प्रभाव दोष मुक्ति है, अन्यथा आरोप को वापस लेने का प्रभाव कभी दोष मुक्ति नहीं है। ठीक है, किंतु यदि दोष सिद्धि अपास्त कर दी जाती है, अब मान लीजिए अपील हो गई, ठीक है ना, अपील हो गई, परिवादी ने वापस ले लिया, और दोष मुक्ति के प्रत्येक मामले में स्टेट को हक है अपील कर देने का। परिवादी ने वापस ले लिया, स्टेट ने उठाई अपील कर दी, और अपील पर अपास्त हो गया मामला, ठीक है ना। तो फिर दोष सिद्धि अपास्त करने वाले न्यायालय के, अच्छा नहीं, मतलब आरोप वापस लिए गए थे परिवादी, उसकी एक पर तो दोष सिद्धि हो ही गई थी, एक पर तो दोष सिद्धि हुई ना, उसने एक से अधिक शीर्ष थे, एक पर दोष सिद्धि कर दी गई, और शेष परिवादी या अभियोजन का संचालन करने वाले अधिकारी ने न्यायालय की सम्मति से वापस ले लिए। अब जिसमें दोष सिद्धि हो गई उसके अगेंस्ट जिसकी दोष सिद्धि हुई वो तो जाएगा ही अपील में, 99% तो जाएगा, 1% भैया सजा काटना चाहे तो अपील उसकी जबरदस्ती तो कोई करा नहीं देगा, क्योंकि वो स्टैट्यूटरी राइट है, करना चाहो तो करो, ना करना चाहो मत करो, लेकिन नॉर्मली करेगा ही। ठीक है, तो अगर की और दोष सिद्धि अपास्त हो गई, ठीक है, तो ठीक है, एक्सेप्शन है 300 का, 300 कहती जब तक दोष सिद्धि या दोष मुक्ति प्रवर्तन में है तब तक दोबारा नहीं होगा, ठीक है ना। यहां दोष मुक्त मान लिया गया था शेष आरोपों के संबंध में, ठीक है, और वो प्रवर्तन में भी है अभी, ठीक है, लेकिन इसके बाद भी तो उक्त न्यायालय दोष सिद्धि अपास्त करने वाले न्यायालय के आदेश के अधीन रहते हुए ऐसे वापस लिए गए आरोप या आरोपों की जांच या विचारण में आगे कार्यवाही कर सकता है। लेकिन इसमें एक ही बाधा रहेगी कि वो जिसने दोष सिद्धि अपास्त की है, जिस न्यायालय ने, अगर उसने ये कह दिया कि शेष किसी भी आरोप पर विचारण नहीं होगा, ऐसा वो कहेंगे कब? जब वो ये देख रहे हैं कि जिस पर दोष सिद्धि की गई वो गलत दोष सिद्धि है, तभी तो अपास्त करेंगे। और शेष जो आरोप लगाए गए थे वो तो लगने ही नहीं चाहिए थे, उसके समर्थन में तो इतना साक्षी नहीं कि वो आरोप लगाए भी जाते, तो तुमने वापस ले कौन सा एहसान कर दिया, ठीक है ना। तो वो ये भी कह सकता है कि वाकई शेष आरोपों पर अब विचारण नहीं होगा क्योंकि विदिता वो बनते ही नहीं थे। तो अगर दोष सिद्धि अपास्त करने वाले न्यायालय का कोई आदेश है तो उसके अधीन रहते हुए वापस लिए गए आरोपों पर भी विचारण हो सकेगा। ये आपका चार्ज का चैप्टर कंप्लीट हो गया। सबसे टफ यही था, ठीक है, बाकी सब बीएनएसएस में ज्यादा कठिन नहीं है। कल हम लोग सेशन ट्रायल पर बात करेंगे, सेशन विचारण कैसे होगा।